Ibrahim. Dear students, today we are going to do the second method of timer clock. Last week आपने इसका फर्स्ट मेथड जो है वो किया था और होपफुली आपने इसकी असाइनमेंट भी है प्रिपेयर कर ली होगी, जो कि 10 प्रोग्राम्स आपने क्रिएट करने थे फॉर द टाइमर मेथड 1. टुडे हम विंडोज़ कर्नल में जो आपके पास टाइमर क्लॉक है उसका सेकंड मेथड देखेंगे कि उसे हम किस तरह से कर्नल प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लेट मी शेयर द बुक विद यू. सो हियर इज़ द पेपर 2 बॉक्स सी, आप देख सकते हो. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें देखें, हम पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ सिमिलर है फर्स्ट मेथड से, एंड देन वी विल सी कि इसमें क्या चीज़ न्यू है और वो किस तरह से काम कर रही है. तो आई होप आपको ये बुक जो है वो विजिबल होगी. नाउ यू कैन सी कि इसमें जो आपके पास डिस्पैचर है दैट इज़ द सेम WinProc डिस्पैचर. इसकी प्रोटोटाइप सेम है और आपको याद होगा कि डिस्पैचर का काम क्या होता है. इट कम्युनिकेट्स विद द रूट प्रोसीजर दैट इज़ डेफ एंड प्रॉक. उसके साथ ये कम्युनिकेशन का काम करता है. और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें एक आपके पास एड्रेस पॉइंटर होता है जो कि इसकी प्राइमरी की होती है, जिससे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है रूट प्रोसीजर आपका. जो विंडो का रूट प्रोसीजर है वो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर. एक तो आपकी प्रोसेस की जो है वो इंटीजर पॉइंटर हो गया, इंटीजर आईडी जो कि आपकी प्रोसेस आईडी है, विच इज़ फ्रॉम द प्रोग्राम एंट्री पॉइंट. जो आपके कर्नल का प्रोग्राम एंट्री पॉइंट है विन एपीआई विन मेन, वो प्रोसेस टेबल में यूनिकली जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है प्रोसेस नंबर, वो एज इंस्टेंस है. हाउएवर जो डिस्पैचर की यूनिक आइडेंटिटी होती है वो एड्रेस पॉइंटर है जो कि आप लैब 1 से पढ़ते आ रहे हो. रिवीजन का मकसद ये है कि जो बीच में गैप आ गया है कुछ वीक्स का ड्यू टू कोविड वेकेशंस, तो आपकी थोड़ी सी जो है दोबारा आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी बार बार रिपीट करने से. यूनिट आपको पता है मैसेज नंबर के लिए यूज़ होता है, एंड देन देयर आर करियर्स. जी, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सेकंड प्रोसीजर आपको नज़र आ रहा है और ये टाइमर प्रॉक है. तो फर्स्ट मेथड तो हमारे पास था कर्नल में. आपको याद होगा लास्ट लैब में हमने देखा था कि टाइमर के जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पर होती हैं. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन होती हैं और ये बड़ा फंडामेंटल पार्ट है किसी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल का. जो आपकी मल्टीटास्किंग है, टाइम स्विचिंग, वो इसके थ्रू परफॉर्म होती है. इसके अलावा जो आप लॉग जनरेट करते हैं, अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट, रियल टाइम रिपोर्ट्स, लॉगिंग, वो नेटवर्किंग में भी यूज़ होती है. मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं तो वहाँ पे आपका जो कर्नल में जो टाइमर का पोर्शन है वो काम आता है. इसके साथ साथ आपकी जो डिफरेंट ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि टाइम पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं, तो वहाँ पे टाइम की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल है. इसी तरह से ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी, जिस तरह से आपकी वीडियो गेम्स होती हैं उसके अंदर भी टाइमर प्रोसीजर की अहमियत जो है वो फंडामेंटल है. एंड एज वेल एज मल्टीमीडिया का आप सबको पता है कि उसमें भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो कर्नल के अंदर अगर टाइमर की फैसिलिटी ना हो तो हम ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो जाएंगे. तो कर्नल के अंदर ही आपके पास ये फैसिलिटी होती है और आपको पता है कि यूज़र लेयर पे आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, दैट विल इवेंचुअली बी ट्रांसलेटेड इनटू द नेटिव code of an operating system, be it Windows or the POSIX 3 compliant like Unix. So हमने ये लास्ट लैब में देखा था, ये थोड़ा सा इसका रिवीजन हो गया. फिर हमने वो प्रोसीजर देखा था फर्स्ट मेथड जिसके ज़रिए हम टाइमर जो है वो मैनेज करते हैं इन द कर्नल. टुडे वी आर गोइंग टू सी द सेकंड मेथड, जैसा कि ये आपको किताब में नज़र आ रहा है. तो इसमें जो नई चीज़ है, आप टाइमर प्रॉक देख रहे हो.
अब ये एक प्रोटोटाइप है, जैसे किसी भी फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है। जनरल प्रोग्रामिंग से आपको इसका पता है। हाउएवर यू आर सीइंग द कॉलिंग कन्वेंशन ऑफ कॉल बैक। अब ये वही कॉलिंग कन्वेंशन है जो कि आपके डिस्पैचर में यूज़ होती थी। डिस्पैचर के अंदर भी आप कॉल बैक की कॉलिंग कन्वेंशन थी, और टाइमर प्रॉक इज़ ऑल्सो अ कॉल बैक फंक्शन। आपको याद होगा कि कॉल बैक की कॉलिंग कन्वेंशन विंडोज़ प्रोग्रामिंग में विंडोज़ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट में बूटस्ट्रैप होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर अ बूटस्ट्रैप प्रोसेस, किसी बूटस्ट्रैप फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। एंड बूटस्ट्रैपिंग के कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है, आपको याद होगा, अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो खुद को इन्वोक कर सकता है। हमने उसकी एग्जांपल ली थी, आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन समझने के लिए वी टुक द एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, जो कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में पढ़ कर आए हो। और आपको पता है कि जब भी आप कोई टाइप असाइन करते हैं तो बैक एंड पे कंस्ट्रक्टर जो है वो जनरेट हो रहा होता है, जिससे टाइप असाइनमेंट, बाइंडिंग और मुख्तलिफ काम परफॉर्म होते हैं। सो कॉल बैक इज़ अ बूटस्ट्रैप फंक्शन, जिसका मतलब हुआ कि टाइमर प्रॉक इज़ अ बूटस्ट्रैप प्रोसीजर। ठीक है। सो इसको एक्सप्लिसिट कॉल की ज़रूरत नहीं होगी। यू मे एक्सप्लिसिटली कॉल दिस प्रोसीजर एज वेल एज इट विल इन्वोक व्हेन इट इज़ नेसेसरी। इसके पैरामीटर पे ज़रा आप नज़र डाल लें। इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें आपको पहला एड्रेस पॉइंटर नज़र आ रहा है, और फिर दूसरा और तीसरा आपको अनसाइंड इंटीजर, और फोर्थ जो है वो एक डी वर्ड है। ठीक है। तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप किताब को पढ़ें और इसमें जो इसके पैरामीटर्स हैं टाइमर प्रॉक के, उनकी आपने एप्लीकेशन जो है वो स्टडी करनी है बुक से। और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको असाइनमेंट मिलेगी उसमें आपने इसको इस्तेमाल करना होगा। तो आपने बुक से ये पॉइंटर्स जो इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पढ़ लेने हैं। पहला तो होपफुली आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, एच विंड जो कि हम शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, दैट इज़ द एड्रेस पॉइंटर। ठीक है। और बाकी आपने जो 3 पैरामीटर्स हैं उसका इस्तेमाल आपने इस किताब के अंदर पढ़ना है। मैं विलिंगली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दैट इज़ वेरी सिंपल, और आपने इसको स्टडी करना है। आईडी टाइमर हमारे पिछले लैब के प्रोग्राम में भी मौजूद था। ये आप देख रहे हो कि एक इंटीजर कांस्टेंट है जो डिफाइन डायरेक्टिव से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। आगे चलते हैं। प्रोग्राम एंट्री पॉइंट मोर और लेस आपका आइडेंटिकल है, एज यू कैन सी हियर कि वही पैरामीटर्स हैं। आपकी प्रोसेस आईडी है, प्रीवियस स्टेट है, कमांड लाइन का पॉइंटर है, पॉइंटर टू द स्ट्रिंग है, और आपका स्टेटस है शो करने का। फिर आप देख सकते हो कि उसमें आपका जो इस्तेमाल हुआ है सेट ऐप नेम है, एड्रेस पॉइंटर है का इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है, मैसेज स्ट्रक्चर का आपने इंस्टेंस क्रिएट किया हमेशा की तरह, जो कि मैसेज लूप में इस्तेमाल होगा। आपके विंडोज़ की जो हर प्रोसीजर की मैसेज लूप होती है उसमें इसका इंस्टेंस जो है हमें रिक्वायर्ड होता है। फिर आपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी की इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए पॉइंट क्लास की आपने इंस्टेंस लिया। फिर आपने पीसीबी की बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की फिल की। उसके बाद आपने अपने प्रोसेस को हमेशा की तरह कर्नल से रजिस्टर किया, और फिर आपने क्रिएट विंडो को कॉल किया, और यहाँ पे आपका आप इसकी जो रेड टाइप है वो है एच विंड, यानी कि यहाँ से आपका विंड प्रॉक जो है वो इन्वोक हो जाता है थ्रू कॉल बैक। फिर आपका मैसेज लूप आ गया, शो विंडो, अपडेट विंडो, और फिर आपकी ट्रांसलेशन हो गई। अगर कोई आप दूसरी इनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो नेटिव इनकोडिंग में ट्रांसलेट हो जाएगी। और देखिए ये मैसेज लूप में हमें मैसेज के इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो हमने मैसेज स्ट्रक्चर का इंस्टेंस यहाँ पे दिया था। तो ये बातें हम शुरू से करते आ रहे हैं, चैप्टर 3 से आप इसको देखते आ रहे हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट वीक की तरह एक दफ़ा फिर से ब्रीफ रिवीजन जो है हो गया। इसका डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं कोर्स में पहले। इस फंक्शन से भी आप वाकिफ़ हैं, विंड प्रॉक से। इट्स अ बूटस्ट्रैप फंक्शन, इट्स अ कॉल बैक फंक्शन। हाउएवर इसमें थोड़ा सा नया आपको ये लग रहा होगा कि एज यू कैन सी कि इसमें कहीं पर भी आपको वो स्ट्रक्चर्स के इंस्टेंसेस या क्लासेस के इंस्टेंसेस नज़र नहीं आए जो कि हम हमेशा लेते थे, जैसा कि HTC था, रेक्ट था, एट्सेट्रा। यहाँ पे डायरेक्ट ही आप मैसेज स्विच पर आ गए हो, और आपने देखा कि जो क्रिएशन मैसेज होता है, बिल्ट इन मैसेज,
वो सबसे पहले इन्वोक हुआ है और उसमें मेथड 1 की तरह इसने सेट टाइमर का फंक्शन इस्तेमाल किया। आपको याद होगा कि सेट टाइमर के फंक्शन के पैरामीटर्स क्या थे। एक आप एड्रेस पॉइंटर का इंस्टेंस इस्तेमाल करते हैं और ये वही आइडेंटिकल होता है जो कि आपके विंड प्रॉक में आपने इंस्टेंस जो लिया है वो सेम इंस्टेंस आप यहाँ पे लेते हो एच विंड का। उसके बाद आपका फ्लैग है आईडी टाइमर का जिसे आपने ड्रॉ किया हुआ है ऊपर इंटीजर कांस्टेंट के थ्रू। थर्ड वाज द पैरामीटर दैट डिफाइन टाइम इन यूनिट मिली सेकेंड्स, जितना आपने यूनिट्स के बाद इन्वोक करना है अपने फंक्शन को सेट टाइमर को। तो इसकी मैंने आपसे पूछी थी कि आपने इसका साइज़ जो है वो चेक करना। तो होपफुली आपने इसका साइज़ जो है वो ढूंढ लिया होगा और अगर आपने नहीं भी ढूंढा तो इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ कि इस वेरिएबल की टाइप देखिए। आई बिलीव कि इट वॉज अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर आपका सिस्टम डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और अगर ये अनसाइंड है तो इसकी रेंज कहाँ से जाएगी? ओरिजिन यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में कार्टियन प्लेन पर ओरिजिन से लेके तो q टू पावर n-1 तक, क्योंकि ओरिजिन आपका बीच में इंक्लूड होगा। तो अनसाइंड है, अगर साइंड होता तो फिर नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी चला जाता और एक्स एक्सिस के ऊपर आप इसे प्लॉट कर सकते थे। और उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं अक्सर क्लास में लिखता हूँ। तो आप इसकी जो टाइप है उससे इसकी जो है वो आप निकाल सकते हो। अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव में होता तो फिर आप इसे 2 पे डिवाइड कर देते टोटल साइज को। तो आप अनसाइंड एंड का जो साइज होगा, अगर ये अनसाइंड एंड ही है, आई बिलीव इट वाज अनसाइंड एंड, तो वहाँ तक आप इसको मिली सेकेंड में लेकर जा सकते हो। सो मेथड 1 में आपको स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि यहाँ पे टाइमर प्रॉक नहीं था। हम मेथड 1 की तरफ चलते हैं। जब हम कर्नल में टाइमर को इन्वोक करते हैं तो उसका ये है आपका मेथड 1 का प्रोग्राम। इसमें चौथा पैरामीटर था नल, क्योंकि हमने कोई टाइमर प्रोसीजर नहीं लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा टीम्स में नेटवर्क का इशू था इसलिए मैं खामोश हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देयर वाज नो टाइमर प्रोसीजर इन द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने डिस्पैचर के थ्रू ही सारा काम किया था, तो हमने प्रोसीजर नहीं दिया था। अब सेकंड जो मेथड है उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसने दूसरा मेथड जो विंडोज़ कर्नल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइमर सेट करने के लिए, वो है टाइमर प्रोसीजर का इस्तेमाल। तो यहाँ पर इसने टाइमर प्रॉक जो है वो नाम दे दिया है फंक्शन का, और फंक्शन का नाम आपको पता है, एरे का नेम और द नेम ऑफ द फंक्शन इज द एड्रेस ऑफ दैट थिंग, एड्रेस ऑफ द एरे, स्टार्ट सेगमेंट ऑफ द एरे or start segment of the function. So it's a long pointer, a 32-bit pointer for a Win32 SDK and a 64-bit pointer for a Win64 SDK. It depends कि आप कौन सी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये लॉन्ग पॉइंटर होगा और जो कि आप इसमें इस्तेमाल करोगे। ओके, तो जैसा कि अभी हम लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये MSDN के अंदर इसको ओपन करके दिखाया था, हम इसको दोबारा MSDN में लाइब्रेरी के अंदर इस फंक्शन को ओपन कर लेते हैं और मैं आपसे वो MSDN की लाइब्रेरी शेयर करता हूँ। तो उसमें हम लेट मी शेयर MSDN लाइब्रेरी विद यू बुक को क्लोज करके तो हम MSDN लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। I think the book is shared again. So where is MSDN library? Okay. MSDN जो है वो शेयर नहीं हो रहा। चले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। वापस बुक की तरफ ही चलते हैं। तो MSDN में स्टूडेंट्स आपने प्लेटफॉर्म SDK को सिलेक्ट करना है, प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट। और MSDN में आप देख सकते हो कि
अगर आप MSTN में सेट टाइमर को खोलेंगे तो पहला एड्रेस पॉइंटर होगा, दूसरा आपका एक int है, अनसाइंड इंटीजर जो कि टाइमर आइडेंटिफायर है, थर्ड आपका अनसाइंड इंट है, मिली सेकेंड में टाइम का यूनिट है, और फोर्थ इज द LP टाइमर फंक्शन, लॉन्ग पॉइंटर टू द टाइमर फंक्शन। सो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो टाइमर प्रॉक को आपने यहाँ से इन्वोक कर लिया। द नेम ऑफ द फंक्शन स्टैंड्स फॉर इट्स पॉइंटर। तो आप टाइमर प्रॉक पे चले गए, अब हम टाइमर प्रॉक पे आ जाते हैं। यहाँ से टाइमर प्रॉक इन्वोक हो गया। तो अब बिकॉज इट वाज अ कॉल बैक फंक्शन, तो जब हमने इसका पॉइंटर दिया तो ये इन्वोक हो गया। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि वो सारा स्ट्रक्चर्स जिसको हमें इनिशियलाइज करना होता था डिस्पैचर के अंदर, नाउ दे आर बीइंग इनिशियलाइज्ड इनटू द टाइमर प्रॉक। सो आगे चल के पार्ट 3 में जब आप डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज को करोगे और आप स्वैपिंग के प्रोग्राम्स लिखोगे तो यू विल सी कि आप अपने जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो भी कॉल बैक क्रिएट कर सकते हैं। ये तो अभी हम बिल्ट इन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नल के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोग्राम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। जब आप अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करोगे डीरल सेक्शन में या स्वैपिंग सेक्शन में, देन यू विल सी कि आप कर्नल के फंक्शनैलिटी के अलावा भी बूटस्ट्रैप फंक्शन एसडीके के साथ अटैच कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब जो डिस्पैचर का काम था वो आपको नज़र आ रहा है कि एच ब्रश का इसने यहाँ पे इंस्टेंस लिया है, HTC का लिया है, रेक्ट का भी इसने यहाँ पे इंस्टेंस लिया है, और फिर वही प्रोग्राम बीप वाला जो कि पहले हमने डिस्पैचर के थ्रू किया था, अब वो विंड प्रॉक की बजाय हमारे टाइमर प्रॉक के अंदर होगा। It's a callback function as well. So there is a massive beep, और उसी तरह से इसने फ्लैग को नोट किया है, क्लाइंट की रेक्टेंगल ली है। और अब देखें, एक चीज़ यहाँ पे देखने की है कि इसने यहाँ पे हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट कैसे लिया है। डिवाइस कॉन्टेक्स्ट का पॉइंटर इसने कैसे लिया है? थ्रू गेट डीसी। बिगिन पेंट नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? आपको अच्छी तरह याद होगा कि WM पेंट के जब हम मैसेज में होते हैं तब हम बिगिन पेंट और एंड पेंट को इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए? हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट के लिए। क्योंकि जब तक आपके पास हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट ना हो आप पेंटिंग नहीं कर सकते, किसी भी प्रोसेस में आप आउटपुट नहीं कर सकते। तो यू कांट शो दैट। ओके, तो हमने यहाँ पे गेट डीसी जो है वो इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे किसी ने ज्वाइन किया है हमें 404, तो आप सुन सकते हैं लेक्चर बेटा, और यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं बाद में इसे अपलोड भी कर दूंगा। इफ़ यू वांट टू लिसन तो आप इसको सुन सकते हैं। ओके जी, तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखो कि वो डिफरेंस भी इस प्रोग्राम में क्लियर हो गया। एक तो हमें जो देखने को मिली चीज़ वो थी कॉल बैक का इस्तेमाल। कॉल बैक का इस्तेमाल आपने देखा कि डिस्पैचर के अलावा भी हम कॉल बैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो कि हम पढ़ कर आए थे पीछे चैप्टर 4 के अंदर, दैट वाज क्लियर एट दैट टाइम एज वेल, कि जब आपने पेंट का मैसेज यूज़ करना है तो आप किस तरह से हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट फैच करते हो, बिगिन पेंट और एंड पेंट के थ्रू। जब हम उससे बाहर काम करते हैं तो फिर हमें गेट डीसी का फंक्शन इस्तेमाल करना होता है, और आपने इसको इस्तेमाल भी किया। अगर आप याद करें थोड़ा सा, आपने मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में जो इन क्लास असाइनमेंट्स थी, जिसमें लैब परफॉर्मेंस की मार्क्ड असाइनमेंट्स थी, लैब परफॉर्मेंस असाइनमेंट्स, उसमें आपने गेट डीसी का इस्तेमाल भी किया होगा। आपको याद होगा इंटरप्ट्स वाले प्रोग्राम्स में जहाँ पे आपको स्क्रॉल बार का प्रोग्राम जो है वो एडजस्ट करना होता था। किस में एडजस्ट करना होता था? यू हैव टू एडजस्ट दैट इनटू द इंटरप्ट प्रोग्राम। कीबोर्ड और माउस के जब हम कीज़ के मैसेजेस वाले प्रोग्राम कर रहे थे उसमें हमने गेट डीसी का इस्तेमाल किया था। सो ये बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि आपने जहन में रखना है। और भी तरीके हैं, लेकिन क्योंकि ये आपका इंट्रो टू कर्नल प्रोग्रामिंग का कोर्स है तो इसमें हमने दो ही मेथड हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट के पढ़े हैं।
ओके जी, आगे फिर वही आपके पास आपने रिसोर्स ली थी ब्रश की, तो उसको रिलीज़ भी करना पड़ेगा एक ब्रश में जो आपने क्रिएट किया था। और ये वही फ्लैग जो मैं पिछली लैब में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फाइनली आपने उसको जो है वो जो डिवाइस कॉन्टेक्स्ट का आपने पॉइंटर लिया था उसको आपने रिलीज़ किया, क्योंकि वो भी एक रिसोर्स है। और आपने एच ब्रश को भी रिलीज़ किया, क्योंकि एच ब्रश जो है वो एक ग्राफिक रिसोर्स थी। तो जो रिसोर्सेस आप एक्सप्लिसिटली कर्नल से ऑब्टेन करते हैं उसकी मेमोरी आपको एक्सप्लिसिटली फ्री भी करना होगा। तो ओके, तो ये हमने टाइमर के दो ही प्रोसीजर इस कोर्स में करना है। देर आर अदर प्रोसीजर्स, लेकिन क्योंकि हमने अपना सिलेबस जो है वो इन डिफरेंट टॉपिक्स इसमें कवर करना है, हम लोग जो यूज़र पार्ट है उसको काफ़ी सारा करके आए हैं कर्नल का। आपको याद होगा पहले चैप्टर से आपने पढ़ा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नल के बुनियादी कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। होपफुली आपको याद आ गया होगा स्टूडेंट्स। यूज़र का एक पार्ट है, कोर कर्नल है, तीसरा GDI ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं विंडोज़ कर्नल के। और आपको ये भी याद होगा कि कर्नल प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में जो POSIX 3 कंप्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसा कि लिनक्स है, यूबंटो है और दूसरे हैं, वहाँ पे GDI वर्क्स एट द यूज़र लेयर। वहाँ पे आपके पास जो है यूज़र और कोर दो ही कंपोनेंट्स हैं। GDI इम्पॉर्टेंट है, लेकिन GDI काम करता है वहाँ पे कहाँ पर? यूज़र लेयर पे। जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर आपका GDI इज़ पार्ट ऑफ योर कर्नल। तो स्टूडेंट्स, हमने यूज़र पार्ट भी देखा जिसमें हमने जो मैसेजेस किए, डिफरेंट तरह के इंटरप्ट्स की प्रोग्रामिंग की। हमने कोर की भी बात की जिसमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को देखा, मैसेज लूप देखा, डिस्पैचर के फंक्शन देखा बड़ी तफसील से। और साथ ही हमने GDI बेसिक्स भी देखी। ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस बेसिक्स में आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि हमने पेंटिंग के डिफरेंट मेथड्स देखे, फिर इमेज को डिस्प्ले करने का हमने जो फॉन्ट का जो स्ट्रक्चर था टेक्स्ट मैट्रिक्स का वो देखा, स्क्रॉलिंग वगैरह। तो हमने बेसिक्स जो हैं वो कर्नल के तीनों कंपोनेंट्स की हैं। इस फर्स्ट सेक्शन को ख़त्म करने के बाद हम थर्ड सेक्शन की तरफ चलेंगे, जहाँ पे हम कोर कर्नल के फिर मज़ीद फीचर्स जो एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसा कि स्वैपिंग है, जैसा कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज़ है, जैसा कि मल्टी थ्रेडिंग है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो हमारा कोर्स जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कर्नल के अंदर दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं टाइमर के की फैसिलिटी को इस्तेमाल करने की। एक विदाउट द टाइमर प्रोसीजर और दूसरी विद द हेल्प ऑफ द टाइमर प्रोसीजर। सो ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल करके अपने किसी भी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मैं लैब की दे रहा हूँ, इसमें आपने इस प्रोग्राम को पढ़ना है जो पेपर 2 है। काम इसमें वही हो रहा है, बस टाइमर प्रॉक के थ्रू हो रहा है। जो 10 प्रोग्राम्स मैंने आपको दिए थे टाइमर का जो पहला मेथड था उसको उसमें उसके उसके थ्रू बनाने के लिए आपने उन्हीं प्रोग्राम को एडजस्ट करना है, यानी फंक्शनैलिटी वही रहेगी, लेकिन डिस्पैचर में वो प्रोग्राम नहीं होंगे। कहाँ पर प्रोग्राम होंगे? टाइमर प्रोसीजर के अंदर। ये आपने टाइमर प्रॉक में वो 10 प्रोग्राम एडजस्ट करने हैं, यानी लास्ट असाइनमेंट जो थी उसी को आपने एडिट करना है और टाइमर प्रॉक का इस्तेमाल सीखना है। मकसद इस असाइनमेंट का क्या है कि आपको मेथड 2 ऑफ कर्नल प्रोग्रामिंग टाइमर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना आ जाए। तो पिछली असाइनमेंट का मकसद ये था कि जो डिस्पैचर के अंदर ही आप टाइमर का इस्तेमाल करते हो मेथोडोलॉजी, वो आपको यूज़ करना आ जाए। जब आप 10 प्रोग्राम क्रिएट कर लोगे जिसमें आप डिफरेंट इवेंट्स बनाएंगे तो आपको उसका काफ़ी हद तक इस्तेमाल आ जाएगा। आपको ये पता है कि कर्नल प्रोग्रामिंग में जो डीबगिंग होती है या प्रोग्राम में जो करेक्ट करना होता है उसको लॉजिक बनाने के बाद, दैट्स अ हेडेक। और जब आप डीबगिंग करते हैं तभी आप सीखते हो कर्नल प्रोग्रामिंग को। आपको अपनी मिस्टेक से पता चलता है कि किस तरह से मैंने इसे सही तरह से परफॉर्म करना है। जहाँ पे आपने मिस्टेक की होती है उसको दुरुस्त करने से आपको अपनी गलती पता चल जाती है। सो बुनियादी चीज़ वो है, ऑल्दो दीज आर स्मॉल फंक्शंस, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी बहुत बड़ी है। आप मुख्तलिफ तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपने ये डिमॉन्स्ट्रेशन 2 सुनने के बाद
आपने पहला काम तो ये करना है कि इस प्रोग्राम को रन करना है विजुअल स्टूडियो में। रन करने के बाद आपने टाइमर प्रॉक को जाके माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क की जो डॉक्यूमेंटेशन है MSDN, उसमें से आपने टाइमर प्रॉक लिखना है और फिर जो 8-10 ऑप्शंस आती हैं उसमें से आपने प्लेटफॉर्म SDK को सेलेक्ट करना है। जब आप प्लेटफॉर्म SDK को सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रोसीजर आ जाएगा, इसके चारों आर्गूमेंट्स भी आ जाएंगे, उसको आपने थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। ठीक है, वो आपने स्टडी कर लेने। और साथ ही जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब काफ़ी हद तक मैंने दे दिया है आपको कि आप जो है नेक्स्ट कहाँ तक जा सकते हो। वो यूनिट का साइज़ है, अनसाइंड इंटीजर की जो रेंज है उस रेंज में आप मिली सेकेंड में यूनिट को सेट कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी आज की लैब की डिमॉन्स्ट्रेशन। होपफुली आपको मेथड 2 जो है उसको बारे में समझ आई होगी। मैं आज की डिमॉन्स्ट्रेशन को फाइनली रिकैप कर देता हूँ। और असाइनमेंट जो इस हफ्ते की है और ये आपने अगले थर्सडे तक मुझे भेज देनी है ताकि ये चेक हो सके। होपफुली पिछले वीक की आप मुझे भेज चुके होंगे अब तक। तो अगले जो थर्सडे तक आपने टाइमर प्रॉक जो है इसके 10 प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं। वही प्रोग्राम्स जो आपने अपनी पहली असाइनमेंट में बनाए थे उनको एडिट करके इसमें एडजस्ट करना, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि ये एक कोलेक्टिव असाइनमेंट है ड्यू टू आपको, क्योंकि कलेक्टिव स्टडी आजकल नहीं कर सकते होगे ड्यू टू कोविड वेकेशंस। तो मैं असाइनमेंट थोड़ी सी आपको फ़िलहाल कलेक्टिव दे रहा हूँ। इंडिविजुअल असाइनमेंट भी आपको मिलेगी, लेकिन ये कलेक्टिव असाइनमेंट है। कलेक्टिव से मुराद क्या है, आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, MSDN से हेल्प ले सकते हैं, किताब से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम की लॉजिक आपकी अपनी होगी, डीबगिंग आपकी अपनी होगी। ठीक है, एक नंबर जैसे हमेशा CP का होता है आपका, वो असाइनमेंट का होगा, और 2 नंबर तक का इसका वाइवा हो सकता है। तो जब आपने डिस्कशन करके किताब पढ़ के MSDN को पढ़कर आप अपनी असाइनमेंट जब खुद बनाएंगे तभी आप अच्छे तरीके से वाइवा जो है वो दे पाओगे। ठीक है, तो इट्स अ कलेक्टिव असाइनमेंट। तो ये आपने स्टूडेंट्स अगले थर्सडे तक क्रिएट करनी है। तो बेसिकली इसमें डिबगिंग से ही आपने लर्न करना है। तो मैं अब डिमॉन्स्ट्रेशन को एंड करता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं रीकैप कर लूँ कि स्टूडेंट्स हमने आज क्या पढ़ा। हमारा जो आज का स्टडी ऑब्जेक्टिव था लैब डिमॉन्स्ट्रेशन का, इसका वो था मेथड 2 ऑफ यूजिंग WM_timer मैसेजेस ऑफ विंडोज़ कर्नल। विंडोज़ के कर्नल में टाइमर की फैसिलिटी मैसेज को इस्तेमाल करने का दूसरा मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था जी, हमने डिस्पैचर के थ्रू ही सारा काम किया था। और सेकंड मेथड में हमने टाइमर प्रोसीजर बनाया, बूटस्ट्रैप प्रोसीजर बनाया, और उसके अंदर हमने जो है वो अपनी प्रोसेसिंग की। तो इसी के अंदर ही स्टूडेंट्स अब आपने सेट करना है। दूसरी अहम बात थी कि इसने सारे स्ट्रक्चर्स जो थे जो हम इस्तेमाल करते थे वो इसमें इस्तेमाल किए। तीसरी बात इसमें अहम क्या थी कि इसने WM पेंट का मैसेज नहीं इस्तेमाल किया बिल्ट इन, बल्कि डायरेक्ट ही गेट DC के थ्रू इसने HTC ऑब्टेन किया और पेंटिंग की, और फिर फाइनली जो इसने रिसोर्सेज दिए थे उसको रिलीज़ कर दिया। तो ये तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी इस मेथड की। तो आपने इसकी 9 और वेरिएशंस जो हैं क्रिएट करनी है, और वो प्रोग्राम्स का आउटपुट जो है रिकॉर्ड करके आपने अपने लैब मैनुअल में साथ साथ अटैच करते जाना है प्रिंट करके, ताकि जब यूनिवर्सिटी ओपन हो और आपकी इवैल्यूएशन हो तो आप लैब मैनुअल जो है वो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के लिए सबमिट करा सकें। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेशन जो थी लैब की वो समझ आई होगी। मज़ीद आप लाइव इंटरेक्शन में जुम्मे के दिन फ्राइडे को आप इस पर मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं असाइनमेंट के बारे में, और इस मेथड 2 के बारे में अगर कुछ ना आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो आप उसमें मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह थ्योरी का लेक्चर जो है वो इसके बाद आपको मिल जाएगा, तो ये भी मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। तो सी यू ऑन फ्राइडे। अल्लाह हाफ़िज़।